के विधानसभा चुनावों का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। बात अगर यहाँ प्रदेश की करें तो फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी पिछले लगभग 6 महीने समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए इन्होंने लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। अभी हाल ही में परसों ही इन्होंने पीलीभीत में भी एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां बेशुमार भीड़ उमड़ रही है। इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं और आदमी साहब जो है समाजवादी पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। आदमी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका समाचार भारत में। आप जो है परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं और काफी लंबा समय हो गया, क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसी भीड़ दिखाई दे रही है, क्या ये जो भीड़ है वो वोटों में भी तब्दील होगी? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, वोटों में भीड़ कौन सी तब्दील नहीं होती है। जब कोई एक्टर आता है, कोई ऐसा आदमी आता है कि जब वो लच्छेदार भाषण करता है और बहुत टीवी में उसका नाम उछाला जाता है तो लोग देखने आते हैं लेकिन वोट नहीं देते। मैं तो ज़मीनी कार्य करता हूँ और मैं कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्टर हूँ या कोई मुझे देखने आता है। मुझसे लोग ज़मीनी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई में यूपी के कई लाख लोग रहते हैं, उनसे मेरा कंटेक्ट है। मैं उन्हीं के सहारे पे, उन्हीं के साथ आकर यूपी के अंदर जो आज हमारी हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की हर जगह पे हिंदू मुस्लिम करके किसी भी चीज़ को लाओ। जैसे अब कोरोना आया तो कोरोना को बढ़ाने वाले भी तबलीगी जमात मुसलमान लोग। इस तरह की चीज़ें जो हो रही ना, महंगाई बढ़ गई बुरी तरह से। लोग जो हिंदुत्व का दावा करते हैं, जो राम राज लाने की बात करते हैं, उन्हीं के राज में आज जो है शमशान में लकड़ियां नहीं और हमारे हिंदू भाइयों की लाशें गंगा जमुना में बेगत जलाए हुए बहा दी गई और बहाने के बाद जब किनारे पे आए कुत्ते खा रहे हैं उसको। इन चीज़ों को देखकर मेरे जैसा आदमी जो इस देश की रोटी खाता है, इस देश के लिए अपनी जान देने को मेरे पुरखे तैयार थे, मैं चुप कैसे बैठ सकता हूँ। मैं आया हूँ, यूपी में आ रहा हूँ, लोगों से मिला हूँ। यकीन जानिए, चारों तरफ देखिए लोग आते हैं सुनने बातें। एक लोग आते हैं मायूसी से बैठते हैं, एक आते हैं लोग जज्बात उनके होते हैं, जिसे बुलाते हैं मोदी जी की मीटिंग में। बीजेपी के लोगों बहुत भीड़ आती है, सबको पैसे दे के बुलाया जाता है। उनसे पूछते हैं आप क्यों आए हो? बोले नहीं मालूम भाई, हमको पैसे दिए, खाना दिया, आ गए हम। हमारी मीटिंग में कोई बुलाया नहीं जाता है, खुद से आते हैं लोग। और जज्बात उनके इतने ज़बरदस्त हैं कि लोग फोटो खिंचाने के लिए, लोग नारा लगाने के लिए बेचारे गिर जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन चुप नहीं होते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार एक परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन जरूर होगा। बीएसपी जाटों और दलितों का भी पावर सेंटर है मायावती, ब्राह्मणों के भी नेता हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, लेकिन जो मुसलमान है उसका आज तक कोई पावर सेंटर क्यों नहीं बन पाया है? मुसलमानों, तुम जो है दूसरों के कब तक बोरिया बिस्तर बिछाते रहोगे, कब तक बोरिया बिस्तर जो है लोगों के लगाते रहोगे? इस पर आप क्या कहेंगे? मुसलमानों की तादाद इस देश में 14 से 15% है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अपनों को वोट दो, अपना लीडर बनाओ और अपनी ताकत बनाओ, अगर आप किसी और को वोट दोगे तो गुनहगार हो जाओगे। अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा, शरीयत में तुम बदनाम हो जाओगे, तुमको जो है फरिश्ते बद्दुआ देंगे। इस तरह के जुमले को इस्तेमाल करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना पोलराइजेशन कराना चाहता है। देखिए, अगर मुसलमान पूरा देश का इकट्ठा हो जाए, पूरा मुसलमान एक साथ वोट कर दे, तो मैं बताइए कि फिर मेरे हिंदू भाई 80% इकट्ठा नहीं होंगे? वो भी इकट्ठा होंगे, फिर तो आपकी हैसियत क्या बनेगी? आपका भाई कहीं एक झोपड़ी में रहता है, जिसको नहीं मालूम कि मेरे दादा कौन थे, उनका नाम कहाँ था, कहाँ पैदा हुआ, मैं किधर पैदा हुआ, मेरे माँ बाप मर चुके, मुझे पता ही नहीं कि मेरी सर्टिफिकेट कहाँ है। ऐसे लाखों लोग इस देश में हैं और फिर ये कानून बनाकर इनको बाहर निकाल देना चाहते हैं। ये लोग जो है ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मुसलमान की बात करेगा और कोई व्यक्ति सिर्फ हिंदू की बात करेगा तो मैं समझूंगा कि दोनों के हम खिलाफ हैं। हम इस देश में एकता चाहते हैं। और मैं पूछूं कि आपकी तादाद कितनी है यूपी में? जितनी तादाद है उतने एमएलए 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी में चुन के आए। मैं पूछूं कि कितने मंत्री बने थे समाजवादी पार्टी में, तो मैं कहता हूं कि जितने एमएलए बने थे मुसलमान भी, जितने मिनिस्टर बने थे उसमें मुसलमानों का हिस्सा भी उनकी तादाद के मुताबिक अखिलेश जी ने दिया था। क्या चाहिए आपको? दिया तो ना, और इंसाफ तो मिला है। जो भी चीज़ें जो अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में आओ उससे बहस करो। मैं बताता हूँ आपको कि सबके साथ इंसाफ हुआ है, चाहे कोई भी धर्म के लोग रहे हों, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी हो, मगर अखिलेश यादव जी की सरकार में किसी के साथ धर्म का नाम लेकर के कहीं जाती नहीं हुई है कि भाई इस धर्म के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, ये मायावती जी को वोट दिए, उनके साथ ये काम मत करो। बिल्कुल नहीं हुआ है। आखिर साहब, हमारा सवाल ये रहेगा सीधे सीधे आपसे
कि कल जो काशी विश्वधाम कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया है उसके जरिए बीजेपी माहौल बनाना चाह रही है। क्या लगता है एक बार फिर पोलराइजेशन मुद्दा बनेगा और जो धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत हमेशा पिछले 7 सालों से लगातार होती आ रही है वो एक बार फिर बीजेपी कर रहेगी उसे, और क्या वो कामयाब होगी इस बार? अगर ध्रुवीकरण होगा तो नुकसान मेजॉरिटी का बहुत बड़ा होगा। जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के कहा था ना, उन्होंने सारी कंपनियां बेच दी, नौकरी दे नहीं सकते। वो सत्ता में बैठे हुए जो ध्रुवीकरण करके मंदिर मस्जिद का नाम लाके कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां जाएंगी लोगों की। अब जो भर्ती होगी ना वो प्राइवेट कंपनी में होगी और तनख्वाह कम मिलेगी। एयर इंडिया बिक रहा है, 1% मुसलमान है, 99% मेरे भाई है। अगर ये मंदिर मस्जिद के नाम पर बटेंगे तो ये सरकार नौकरियां आपकी ले रही है। आपको जो राशन के जो महंगाई हो रही है वो सबके साथ हो रही है, आपके साथ भी, खाली मुसलमान साथ नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो कल उन्होंने शुरू किया ना, इनके जैसे न शेर के मुंह में खून लग गया। जैसे उनको लगा कि हमने एक मुद्दा उठाया अयोध्या का और सत्ता में आ गए, तो उनको लगता है कि अब उनके हाथ कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। और बहुत अच्छी बात है, अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात किया कि लोग आखिरी वक्त में काशी में ही जाते हैं कि गए वहाँ पर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कल किया ना, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात जो किया उन्होंने कि ये बनारस के मतलब हिंदुओं के दुश्मन है, बनारस में उन्होंने ऐसा किया, उनका मतलब ये कहने का था। मैं भारतवर्ष की जनता को बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेटर रखा हुआ है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के लिखा हुआ, जो मंदिरों के बारे में, उनकी हिफाजत के बारे में, उनको बनाने के बारे में है। और मैं बता दूं आपको कि जब ये कह रहे हैं कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जोर बढ़ा तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में उनका सिपह सालार मुस्लिम था, वो हिंदू थे। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शासन में उनके फौज में उनके सिपह सालार हिंदू थे। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, ये मंदिर मस्जिद की नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर ये कहेंगे तो अब तो एक तानाशाह बादशाह था, उस वक्त राजा था, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लगान नहीं भेजता था। तो उन्होंने अपने सिपाही भेजे, जासूस भेजे कि क्यों नहीं लगान देता। वो कहता है कि यहाँ पे जो है कहत पड़ गया है, बारिश नहीं हुई है, फसल नहीं हो रही, हम कहाँ से लगान भेजें। लेकिन मालूम हुआ कि सब ठीक है, वो अपना खजाना मस्जिद के नीचे लगाता है। ये किस्सा है। और उस मस्जिद को तोड़ करके खजाना निकाला गया था। तो इन्होंने मस्जिद इसलिए नहीं तोड़ा था धर्म के नाम पर, खजाना वहाँ छुपा था इसलिए तोड़ा था। मंदिर मस्जिद की लड़ाई कभी इनके अंदर थी नहीं। और मैं दूसरी बात बता दूं कि भारतवर्ष की जनता को कि शकुंतला नाम की एक पंडित की लड़की थी बनारस की, जिसके साथ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की फौज का एक पुलिस वाला जो है ना, उसके साथ ज्यादती करना चाहता था, बुला रहा था अपने पास। और लड़की ने शिकायत किया। ऑथेंटिक बात है, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। शिकायत किया और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर खुद उस सिपाही को पकड़ करके उसके दोनों पैर हाथी के बांध के फाड़ दिया कि मेरी बेटी है ये, और ये पंडित है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं मुसलमान हूँ। फिर उसी जगह पर उन्होंने नमाज पढ़ा, जहाँ पर वहाँ एक मस्जिद बनाई गई। आज भी वो मस्जिद है, उन पंडित लोगों ने मस्जिद बनाई। आप क्या बात करते हैं आप? इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता हमेशा रही है, हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे हैं। और 2014 के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश किया है। इसलिए इस देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे, अब आपको हटा करेंगे। आदिल साहब, कई बार हमारे पास कई लोगों के फ़ोन कॉल्स हैं आपके से मुताल्लिक, क्योंकि आप एक बड़ी हस्ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप तक रीच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। तो हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, हमसे ये पूछा लोगों ने कि सवाल करिएगा आदिल साहब से, थोड़ी सी क्लैरिफाई हो जाए। आदिल साहब ने 6 दिसंबर को फेसबुक पर एक बाबरी मस्जिद का एक फोटो डाला था। उसका जो है सांकेतिक जो प्रतीकात्मक आपने तस्वीर डाली थी, और आज लिखा था कि आज जो है वो शहीद दिवस है, बलिदान दिवस। क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आप जो है एक भड़काने की कोशिश थी, या कुछ क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप उस पर? मैं भड़काने की कोशिश कभी नहीं करता जी। मैं सच्चाई लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा देश संविधान पे चले, किसी की मनमानी न चले। मेजॉरिटी अगर चाहेगी तो माइनॉरिटी को खत्म कर देगी, ये कानून नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का मुकदमा चला तो बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ के लोगों ने पूरी मस्जिद को शहीद किया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कह रही है। दुनिया ने टेलीविजन पर देखा है, अखबार ने देखा है, और मेरे जज साहब गगोई साहब ने भी कहा
कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को तोड़ना एक क्रिमिनल एक्टिविटी थी। पढ़ लो आप जजमेंट, बिल्कुल पढ़ा है। लेकिन जब जजमेंट हुआ तो पता ही नहीं किसने तोड़ा, सजा ही नहीं किसी को दी जा रही। तो मुझे बता दो, अगर मैं कह दूं 6 तारीख को जो डाला था उस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा संविधान जिंदाबाद, जी, संविधान के हिसाब से फैसला होना चाहिए। अगर मस्जिद, अगर नहीं मस्जिद लोगों ने चढ़ के तोड़ा है, तोड़ने वालों को सजा मिलना चाहिए। आप सजा चाहते हैं लोगों को? नहीं, मिलना चाहिए सजा। जब 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 आप कोई किसी गरीब का घर तोड़ दे, कोई मुसलमान जाके कोई मंदिर तोड़ दे, तो भी मैं यही कहूँगा जी कि इस मुसलमान को सजा दो, क्योंकि इसने मंदिर बिना कोर्ट के फैसले के तोड़ा है। कोर्ट का फैसला हो गया, वहाँ मंदिर बना दो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि बहुत ही जो है मौजू है वो लोग ये कयास लगा रहे हैं, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आजम खान का सब्स्टिट्यूट होंगे अबू आसिम आजमी खान, क्योंकि आजम खान जेल में है? नहीं, आजम भाई बहुत बड़े लीडर हैं, उनका कद बहुत ऊंचा है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका एक कद है। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई किसी की जगह लेने नहीं आया हूँ। मैं मुंबई में समाजवादी पार्टी का काम, अपना बिजनेस, व्यापार, बाल बच्चों को पालता हूँ, वहीं रहूँगा। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। साहब क्या लगता है, क्या अगर सरकार बनती है सपा की तो 2012 से 2017 तक जो आपका टेन्यूर था वैसे ही उसी कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, या कुछ जो है उसमें डिफर होंगे कार्य? देखिए, आदमी का तजर्बा उम्र के साथ बढ़ता है। हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब पहले कोई मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक सांसद थे और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे। बचपन से राजनीति देखा था। 5 साल तक इन्होंने काम किया, बहुत अच्छा। अब देखिए 5 साल के बाद 5 साल सरकार नहीं रही, अब फिर सरकार आएगी तो तजर्बा बढ़ गया, मालूमात बढ़ गई, कंटेक्ट बढ़ गए। अब अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था ना, उस काम से बहुत ज़्यादा काम होगा। अच्छा, उनका विजन बहुत अच्छा है। आप एक छोटी सी ऑफिस देखे बनाते हैं, कितनी सुंदर बनाते हैं, छोटा सा काम करते हैं, कितना अच्छा करते हैं। अखिलेश जी का विजन बहुत अच्छा है। उन्होंने, देखिए, मैं समझता हूँ पूरे देश में कोई भी सरकार ने शायद 2 साल नहीं 20 महीने 21 महीने में इतना बड़ा हाईवे नहीं बनाया होगा। अच्छा, मैं बड़ा शक्की आदमी हूँ। मैं क्या किया, मैं 8 दिन पहले मैं आजमगढ़ से इस हाईवे पे आया जो पूर्वांचल हाईवे बना है, और फिर मैं गाड़ी लेकर 100 किलोमीटर गया इस वक्त। अरे भाई साहब, जमीन आसमान का फर्क। आप चाय कप में लीजिए, हिलती नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, दिखाऊंगा आपको। मैं लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेस बना हुआ है, मैं मान गया भाई साहब, मैं मान गया। अखिलेश यादव जी का क्या विजन है यार। ये वही उत्तर प्रदेश, पता नहीं कंट्रैक्टर कौन था, इतना खराब बना है ये हाईवे पूर्वांचल कि आपकी हड्डी पसली एक हो जाए। तो जितना काम आप देखिए, मैं मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ, मुंबई का मैं देखता हूँ पुलिस मुख्यालय, और मैं देखता हूँ अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ पुलिस मुख्यालय, क्या शानदार है। हेलीकॉप्टर उतरता है उसके ऊपर। मुंबई में कई हेलीकॉप्टर बिल्डिंग में नहीं आज तक उतरता है। मैं मुंबई एक डेवलप्ड जगह है, लेकिन विजन देखिए समाजवादी पार्टी का कितना अच्छा है। गरीबों को लैपटॉप दे दिया, बेचारे गरीब लोग, सड़कें बना दी, जोड़ दिया सबको बड़े बड़े शहरों से। मैं भी कल गया था शहर में, अच्छी सड़क थी। मैंने कहा यार ये गवर्नमेंट ने बनाई इतनी अच्छी सड़क। अरे नहीं आसिम भाई, अखिलेश जी की बनाई हुई सड़क है। अच्छा, हाँ। ये सवाल हम यहाँ आपसे ये करेंगे कि जो किसानों का मुद्दा था, अब बीजेपी ने उसको वापस ले लिया कानूनों को, और बीजेपी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं हमने डैमेज कंट्रोल किया है, और अब जो नाराजगी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। अब देश का जो लगभग 70 करोड़ किसान है वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास जताने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। भाई साहब, 11 महीने तक किसान बैठे थे, 11 महीना, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन। अन्नदाता किसान, जो अगर फसल पैदा नहीं करे तो बड़े बड़े तुर्रम लोग भी जो बड़े महलों में रहते हैं मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। उन किसानों की मांग थी कि ये 3 कानून जो बनाया ना, वो कानून हमारे लिए नुकसानदेह है। ये कानून सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट को बढ़ाने के लिए है, इसको खत्म करिए। नहीं सुना, बैठ गए। 700 किसान, 1 2 3 4 ने 700 किसान शहीद हो गए। किसानों को आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तान से प्रेरित, चाइना से प्रेरित, देशद्रोह, न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन मुझे खुशी है अखिलेश यादव जी, मैं आपको बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। जिस दिन गाजीपुर से आप निकले हैं और सड़कों पर अंबार लग गया लोगों का,
बिना बुलाए, बिना कुछ किए हुए लोग, इतनी भीड़ कि गाजीपुर से लखनऊ पहुंचने में सुबह 4:30 बज गया। अब वो भीड़ देखने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सोचना पड़ा कि अब जमीन तो खिसक गई, अब बची नहीं। क्योंकि सत्ता में होने के बाद भी सुल्तानपुर के जब डीएम ने इतनी गाड़ियां मंगवाई तो भी लोग आए नहीं, और आए तो बिल्कुल उदास बैठे थे, कुर्सियां खाली थी। तो उस दिन उन्होंने हमारा जनाधार बढ़ते हुए उन्होंने ये कह दिया कि भाई अब हम माफी चाहते हैं और तीनों बिल वापस ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका ही एमपी कह रहा है अरे ये तो हमारे हाथ में, पिला देंगे बिल, और फिर पूछेंगे तो बोलेंगे ये तो जुमला था। तो जनता जान चुकी है, राशन बट रहा है, दूसरे स्टेट में बंद हो रहा है, यहाँ चालू हो रहा है और बढ़ाएगा शायद, बढ़ाने के चक्कर है। क्यों कि इलेक्शन है, जिस दिन खत्म हो गया तुम बोलेंगे बस अब क्या मतलब, निकल गया तो पहचानते नहीं। तो जानती जनता इससे कुछ डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। एक भी वादा आज से पूछा जाए कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या, 2 लाख को मिली क्या, नहीं मिली। कहते हैं जाके तो वो अपना जो है भजिया तलो, अरे पढ़ा लिखा आदमी भजिया तला, ये नौकरी है क्या? अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, मुझे आप बता दो भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? गरीब अमीर लाइन में लगेगा और गरीब अमीर बन जाएगा, कहाँ हुआ है आज? नोटबंदी के बाद जो है आतंकवाद खत्म होगा, कल ही हमारे सिपाही मारे गए बेचारे, कितने मारे गए, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, ब्लैक मनी और बढ़ गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर 8,000 रुपये से ऊपर हो गया। क्या होगा? जनता ऊब चुकी है। अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। मरते वक्त कोई तौबा कबूल नहीं होती है, जो किया है वो भरना पड़ेगा। क्या लगता है साहब, भारत की सियासत में एक शब्द है मुसलमान, इसको अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं। ये आज़ादी के बाद से अब तक जो है हर पार्टी को जो है अपना वोट देता आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो समाजवादी रही हो या अन्य दल भी रहे हैं। आज सबसे जो एक मौजू सवाल है वो ये है कि कहा जा रहा है कि देश के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं, ऐसे हमेशा जो है बातें होती रहती हैं। जी क्या लगता है साहब कि आज जो देश के अंदर हालात हैं, आरोप लगते हैं कि मुसलमान आज जेलों में पड़ा है, आतंकवाद के नाम पे यूएपीए के नाम पर मुसलमान को डाल दिया जाता है। मुसलमानों के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल जो है वो चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो। त्रिपुरा में अभी जो है जो नरसंहार हुआ उसमें भी किसी ने नहीं बोला। मैं चूंकि आप एक सियासतदान हैं, मैं मुस्लिम सियासतदान को नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आप एक आदमी हैं, आप एक मुस्लिम हैं, इस नाते आपका क्या इस पर जो है राय है और आप इस पर इसे कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे दुख है इस बात का कि माहौल ऐसा बना दिया गया देश में, आज मीडिया के जरिया एक ऐसा चर्चा चला दी गई है कि मुसलमान जो है ना अनटचेबल हो गया। जो पार्टी मुसलमानों का नाम लेगी ना उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जैसे ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, दाढ़ी वालों के साथ खड़े हो गए तो अनटचेबल हो गए। और वो जो है मैं कांग्रेस की बात करूं, अहमद पटेल साहब इतने बड़े लीडर थे और गुजरात के इलेक्शन में कांग्रेस ने अहमद पटेल साहब को नहीं उतारा। क्यों कि अब मुसलमान को उतारेंगे तो बीजेपी ने कहा कि अगर अब की बार कांग्रेस जीती ना तो अहमद पटेल साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी आसाम के इलेक्शन में देख रहा था मैं, अमित शाह चिल्ला रहे थे बार बार कि अगर अब की बार कांग्रेस जीती तो बदरुद्दीन अजमल ये मोटे ये बनेंगे मुख्यमंत्री। हालांकि वो मुख्यमंत्री कैसे बनते? तो ये एक हो गया है। अगर अखिलेश यादव जी ने बिजली दिया तो कह रहे हैं कि बिजली जो है ना सिर्फ रमजान में आती थी और जो है वो बिजली दिवाली में नहीं आती, हमने दोनों में दिया। अब बिजली कैसे होगा कि रमजान में देंगे? और अब भी अखिलेश यादव जी राजनीति करते हैं, क्या अखिलेश यादव जी 20% के को बिजली देंगे और 80% नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? क्या पागल है क्या? उनको नहीं मालूम कि राजनीति क्या होती है, इंसाफ क्या होता है? और कह रहे हैं कि शमशान नहीं बनाया, कब्रिस्तान बनाया। अरे भाई, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं, वो कब्रिस्तान बनाएंगे? अरे भाई, उन्होंने कब्रिस्तान को ही फंड दे दिया तो क्या गलत किया भाई? इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर के हैं। इसलिए आजकल मैं जरूर देख रहा हूँ कि लोग जो है ना मुसलमान को स्टेज पर लाके उसके इश्यूज पर बोल करके ना पोलराइजेशन करने का नहीं देना चाहते। ये वजह खुल के बोल रहा हूँ मैं आपको। हिंदू मुस्लिम को अलग करके, मंदिर मस्जिद के नाम पर अलग करके सत्ता चला रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उनके खिलाफ एक माहौल बनाऊं और इस उत्तर प्रदेश में एक सेक्युलर सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार लाऊं, ये मेरी कोशिश है। सारे दल जो हैं सेकुलर, जो सो कॉल्ड सेकुलर दल है, वो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों से थोड़ा सा पीछे छुड़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी के साथ भी फिलहाल अगल बगल इस समय कोई मुस्लिम नेता दिखाई नहीं दे रहा है। आप हैं उनके साथ में, लेकिन आप जो है अपने मिशन में लगे हुए हैं।
लोगों का ये भी कहना है कि अगर आजम खान साहब जेल में थे तो उनके जो बेटे हैं बड़े वाले, उनको भी तो अखिलेश जी साथ रख सकते थे, कहीं ले आ सकते थे। क्या कहेंगे? नहीं, साथ ले जाना बस सब अपना काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ जाऊंगा तो मैं उनके पीछे खड़ा रहूंगा उनकी लीडरशिप में। अब मैं अपनी लीडरशिप में जाकर लोगों को जमा करूं तो डबल काम हो रहा है ना, जो काम हो रहा है उनके साथ जाने की जरूरत क्या है। और समाजवादी पार्टी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई सबके साथ इंसाफ कर रही है। ये ऐसा नहीं कि देखिए, ये बात जरूर है, ये बात कि मुल्क में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है मीडिया के जरिए कि कोरोना अगर बढ़ा तो मुसलमानों ने बढ़ाया, धर्म परिवर्तन किया तो मुसलमानों ने किया। हालांकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि 2100 जोड़े हम जो है बेटी बचाओ और बहू राव के नाम से लाएंगे मुसलमानों की लड़कियों को, उसको बहू बनाएंगे, उनको धर्म परिवर्तन करेंगे। उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुसलमान चिल्ला रहा है कि हमने कोई भी लव जिहाद नाम की संगठन नहीं बनाई है और हम जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते, फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में मुसलमानों के बारे में गलत नफरत फैला दी गई। ये मीडिया के जरिए झूठ को बार बार बोलकर सच दिखाने की कोशिश, इसलिए ऐसा लगता है कि मुसलमान से थोड़ा दूर रहो। तो ये थोड़ा सा आपको लगता है? बिल्कुल मुसलमान वक्त का तकाजा है मुसलमानों को थोड़ा दूर रहना। नहीं, वक्त का तकाजा यह है कि मुसलमानों को अछूत बना दिया गया, तो इसमें जरा हमको सोचना चाहिए। तो आपने सुना हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने साफ और बेबाक राय रखी है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के, मुस्लिमों के मुद्दों को लेकर के और तमाम विकास की बातों को लेकर के। इनका साफ कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का संकल्प प्रदेश का नौजवान, किसान, बेरोजगार ले चुका है और समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव की ओर उत्तर प्रदेश उम्मीद और अपेक्षा से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इन्होंने बहुत ही साफगोई से मुसलमानों के मुद्दों को स्वीकार किया है और कहा है कि आज मुस्लिमों को अनटचेबल समझा जा रहा है और उनको जो है बिल्कुल उनसे छुआछूत वाली बात की जा रही है। इसलिए ये थोड़ा सा समय की मांग है कि हल्का सा मुस्लिमों से थोड़ा सा दूरी बना करके राजनीतिक दल चल रहे हैं। लखनऊ से समाचार भारत के लिए मैं अल्तुमा सिद्दीकी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.